Hello everyone. This is Sadaf Chaudhary. This year I have secured All India Rank 23 in Civil Service Examination 2020. Today I am here to interact with you all aspirants. I would share in brief about my journey. Then I'll take your questions and we can carry forward this session in an interactive way. So starting with myself. थोड़ा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। आई हेल फ्रॉम अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश अमरोहा। मेरी स्कूलिंग कॉलेज सभी चीज़ें वहाँ से हुई। सॉरी, नो नो, माई स्कूलिंग वॉज फ्रॉम देयर। कॉलेज आई डिड फ्रॉम जालंधर। आफ्टर माई ट्वेल्थ आई अपियर्ड फॉर जेई मेंस एग्जामिनेशन एंड आई गॉट इन टू NIT जालंधर। वहाँ से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद फिर मैं 2 साल तक एक US बेस्ड बैंक में काम कर रही थी। दिल्ली में मेरी लोकेशन थी। और उसके बाद 2018 में आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब टू प्रिपेयर फुल फ्लेज फॉर UPSC। और ये मेरा अटेम्प्ट था और इस साल मैंने 23rd रैंक सिक्योर किया है। मेरे पास अभी हम जो फॉर्मेट रखने वाले हैं इस इंटरेक्टिव सेशन का वो ये कि कुछ एस्पिरेंट्स के पहले से ही प्री गैदर्ड क्वेश्चंस हैं। सम 20 क्वेश्चंस उनके मैं आंसर करूँगी और बहुत ब्रीफ में हम रखेंगे और उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चंस जितना डिटेल में पॉसिबल हो पाए उतना आंसर करने का ट्राई करूँगी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री गैदर्ड क्वेश्चंस, my UPSC journey. So UPSC journey started in 2018 और I think I was working और सब कुछ काफ़ी अच्छा अच्छा चल रहा था, but there was somewhere deep down कि UPSC के लिए ट्राई करना है। 2018 में जब रिजल्ट्स आए उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सीरियसली ट्राई करना चाहिए कॉर्पोरेट में, तो आई कैन कम बैक एनी टाइम। और फिर मैंने क्विट किया जॉब, अपने घर गई मैं, वहाँ से मैं प्रिपेयर कर रही थी। सेल्फ स्टडी मोड से ही मैंने पूरा प्रिपरेशन किया है। और पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था और वो काफ़ी शौक था मेरे लिए, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट ये था, इसमें मैं प्रिपेयर अच्छे से किया, थोड़ा जो पहला बेस था उस पर बिल्डअप किया और आई थिंक पूरा एक ही बार में प्री मेंस और इंटरव्यू मेरा इस बार क्लियर हो गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, इट्स इज अबाउट स्ट्रैटेजी। तो आई विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो फॉर प्रीलिम्स वी ऑल नो बेसिक बुक लिस्ट, जैसे मैं फिर भी बता देती हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हमारे होते हैं, इनके लिए आप 6 to 12 NCERTs को रेफ़र कीजिए। और उसके बाद इकोनॉमिक्स की हमारी 9th to 12th NCERTs आती हैं, मेरे बेसिक सोर्सेज यही थे। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स थी, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और आपका ये इन्वायरमेंट एक सब्जेक्ट हमारा अलग से होता है, उसके लिए एक शंकर IAS का कंपाइलेशन आता है नोट्स का बुक की फॉर्म में, वो चीज़। तो ये मेरे रिसोर्सेज थे प्रीलिम्स के लिए। और मेरी स्ट्रेटजी जो थी वो ये कि मैं सब कुछ अच्छे से पढूं, थोरोली सारे कंसेप्ट्स को समझूं। उसके लिए मैं ये भी कर सकती थी, मतलब करती थी, कि जो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब वीडियोस की आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि Munal.org है जहाँ पे आप इकोनॉमिक्स की वीडियो देख सकते हैं। एक रजतनील सोलंकी मैम है जिनके लिए ज्योग्राफी के बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, आप उनके वो भी रेफ़र कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यूट्यूब की हेल्प से कंसेप्ट क्लियर करके मेरा बेसिक ये था कि अपने सारे रिसोर्सेज कंप्लीट करने हैं। और उसके साथ साथ आखिर में जब प्रीलिम्स का टाइम पास आ जाता है, 2 महीने 3 महीने रह जाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। मेरा टारगेट रहता था कि मैं लगभग 2 कोचिंग के मॉक टेस्ट लगाऊं, एक थोड़े लॉजिकल वाले, एक थोड़े फैक्चुअल वाले, क्योंकि पेपर किसी भी साइड आ जाता है। इस बार बहुत ही फैक्चुअल पेपर आया है और लास्ट ईयर आई रिमेंबर काफ़ी लॉजिकल पेपर था। तो 2 टेस्ट सीरीज कोई भी ऐसी देख लीजिए, मैंने विजन IAS और इनसाइट्स दोनों के लगाए थे। तो आप कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं। उसके बाद रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस पेपर्स आप लगाइए, और उसके बाद जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनको भी रिवाइज कीजिए, क्योंकि गलतियाँ रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी थी। हाँ, बीच में मेरा मीडियम मैं बताना भूल गई, मेरा मीडियम इंग्लिश था। उसके बाद मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। तो हमारे रिसोर्सेज मोरलेस सेम रहते हैं, कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, जैसे सोशियोलॉजी तो हमारा था, उसके लिए मैंने NCERTs रेफ़र की थी। और उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, उसकी भी हमारे पास NCERT आती है, पहले वो आती थी, अभी बिपिन चंद्र की बुक है एक्चुअली, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए 10th क्लास की NCERT। तो ऐसे करके मैंने क्या किया था कि जो सिलेबस था हमारा उसका एक डिटेल्ड ब्रेकअप आप देख लीजिए, इनसाइट से, IAS बाबा से, कहीं से भी आपको डिटेल्ड ब्रेकअप मिल जाएगा UPSC के सिलेबस का। तो मेरा टारगेट रहता था कि मैं हर सिलेबस के टॉपिक के लिए अपने नोट्स प्रिपेयर करूं। ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स नहीं, 1 पेज के नोट एक टॉपिक के लिए, जिसमें 5-10 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए बस, खाली 10 बहुत है।
उसमें आपका डाटा हो सकता है, उसमें आपका फ्लो चार्ट हो सकता है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सब कुछ उसी में आ सकता है बहुत ही ब्रीफ में। तो ऐसे करके क्या होगा, जो सिलेबस के आपके 150-200 पॉइंट्स हैं, उन सबका आपके पास नोट्स बन जाएंगे, 5-10 बुलेट पॉइंट्स के। तो ये पूरे सिलेबस को सिर्फ 150-200 पेज में कंपाइल कर देता है, जो आपके लिए रिवाइज करना बहुत इजी रहता है मेंस के टाइम में, और आपके लिए एग्जाम हॉल में बैठ के जब आप लिख रहे होते हैं तो रिकॉल करना भी इजी रहता है। और इसके अलावा रिसोर्सेज जो मैंने रेफ़र किए थे इसके लिए, तो देखिए GS1 में हमारा हिस्ट्री, हमारा क्या जो ज्योग्राफी होता है वो सेम रहता है, सोशियोलॉजी के लिए एनसीईआरटीज मैंने बताया। GS2 में अगर हम आते हैं, पॉलिटिक्स के लिए लक्ष्मीकांत, गवर्नेंस के लिए आप सेकंड ARC की जो रिपोर्ट होती है उसका समरी रेफर कर सकते हैं। समरी रेफर कीजिएगा, रिपोर्ट पूरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और समरी मैंने फोरम IAS से ली थी, काफ़ी सारी रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आती है, आप किसी की भी ले सकते हैं। और एक टॉपिक होता है वल्नरेबल सेक्शंस के लिए सोशल जस्टिस। तो एक तो ये टॉपिक हो गया। एक GS3 में अगर हम आए तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे पॉवर्टी, हंगर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सारे GS2 और GS3 के छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट बहुत सारे होते हैं, बहुत ही बिखरे हुए होते हैं, तो उन सब के लिए मैंने नीति आयोग का इंडिया एट 75 रेफ़र किया था। ये बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है, सरकारी डॉक्यूमेंट है, सारा डाटा, सारे फैक्ट्स, फिगर्स, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है, जैसे आपको मेंस में आंसर करना है बिल्कुल सेम उसी फॉर्मेट में उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। उसमें आपके ये सारे टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के तरीके से हैं, और बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स, 3-4 पेज के। तो उनको एक तो एक ही जगह सब मिल जाता है, दूसरी बात पढ़ना बहुत ईजी रहता है। तो इंडिया एट 75 GS2 GS3 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, आपको नीति आयोग की वेबसाइट से, वरना किसी भी UPSC की भी वेबसाइट, नहीं वेबसाइट से नहीं, UPSC की जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना डिफरेंट हमारे, कोई भी कोचिंग हो गया, कुछ भी हो गया, मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, आप गूगल कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड नहीं पढ़ सकते तो आप उसको प्रिंट निकलवा लीजिए, 300 पेज की आई थिंक रिपोर्ट है वो। उसके बाद फाइनली आपका GS4 आता है, एथिक्स हमारा। एथिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक आपका केस स्टडीज़, एक आपका थ्योरी। थ्योरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं उनके मैंने नोट्स बनाए थे। कीवर्ड्स जैसे कि आपका ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, एस्प्रिट डी कॉर्प्स है, ये सारी चीज़ें, करप्शन भी है इनफेक्ट, तो जो जो एथिकल वर्ड्स आपके आ सकते हैं, उन सारे कीवर्ड्स के आप नोट्स बनाइए। और नोट्स कोई बहुत ब्रॉड नहीं बनाने हैं, आपको बस इतना करना है कि डेफिनेशन होनी चाहिए, कोई एग्जाम्पल होना चाहिए, आपकी लाइफ से भी हो सकता है, किसी फेमस पर्सनैलिटी की लाइफ से भी हो सकता है, और कुछ न्यूज़ में अगर चल रहा हो उस चीज़ से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड था, तो कोविड में काफ़ी काम किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, काफ़ी सारी एथिकल वैल्यूज़ का उन्होंने डिस्प्ले किया, तो वो एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। तो ऐसे करके ये कोई फ्लो चार्ट है, जैसे सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी बहुत ही इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में। तो ऐसे करके ना आपको हर कीवर्ड का एक एक पेज का नोट बनाना है, और 50-60 पेज के नोट्स हो जाएंगे। जब वो क्वेश्चन आएगा थ्योरी में, तो आपको वो कीवर्ड तो आंसर करना ही है, बाकी जो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत पूछा है उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। और केस स्टडी का देखिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं तो ये किया करती थी कि टाइम थोड़ा कम था हम लोगों के पास प्री और मेंस के बीच में, तो मैं हर संडे को सुबह ऐसे लिखा करती थी फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में मैं केस स्टडीज़ किया करती थी। 2 महीने मैंने यही किया, 5-6 एसेज लिख के और लगभग 20-25 केस स्टडीज सॉल्व की थी। केस स्टडी आपको ऑनलाइन बहुत सारी मिल जाएंगी, वरना आप प्रिंट आउट जीरोक्स शॉप से वो भी ले सकते हैं। वाजीराम की मैंने रेफ़र की थी, विजन IAS की रेफ़र की थी। विजन IAS की काफ़ी अच्छी बुकलेट आती है 55 केस स्टडीज़ की, आई थिंक 50-100 रुपये की वो बुकलेट आती है। उसमें 55 केस स्टडीज़ हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डाइवर्स तरीके से केस स्टडीज़ काफ़ी अच्छी हैं, तो आपको ना बहुत आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंट वेज उनको सॉल्व करने के समझ में आ जाएंगे। तो एक थोड़ा नॉवल एलिमेंट भी रहता है, ऐसे नहीं कि आप हमेशा एक ही पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, वरना एग्जामिनर भी बोर हो जाएगा। तो ऐसे केस स्टडी कीजिए कि एग्जामिनर का इंटरेस्ट बना रहे, हर केस स्टडी को एक अलग अप्रोच से, और वो अप्रोच आपको विजन की उस बुकलेट से काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस कीजिए। नाउ मूविंग ऑन टू इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए भी देखिए, अपनी स्ट्रेटेजी को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आपका होता है स्टैटिक। स्टैटिक से मतलब ये है कि आपका जो डेफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको हम बायोडाटा, रिज्यूमे, कुछ भी कह सकते हैं, तो उसके हर कीवर्ड को ध्यान से देखिए। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका डेट ऑफ इंटरव्यू क्या है, आपका ये क्या कहते हैं इसको, बर्थ प्लेस, कहाँ पे आप रह रहे हैं, उसकी क्या मतलब एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप गूगल करके अपनी किसी डायरी में, किसी कॉपी में छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं एक पेज के। मतलब ये बेसिकली आपका वो चीज़ें जो फैक्चुअल बातें हैं, जो आपकी थोड़ी अच्छी अगर सही रहे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन अगर गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। दूसरा पार्ट आता है डायनेमिक।
डायनेमिक का मतलब है आपका ओपिनियन बेस्ड पार्ट। ये गलत नहीं होना चाहिए, इसमें आप सॉरी भी नहीं बोल सकते क्योंकि आपका ओपिनियन है, ओपिनियन तो आपको देना ही पड़ेगा। ये तो आप नहीं बोलेंगे मुझे नहीं आता है। तो इस पार्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हमने भी किया था, मैंने भी किया था, वो ये कि पिछले साल के टॉपर्स की ट्रांसक्रिप्ट का कंपाइलेशन आता है। तो बहुत सारी कोचिंग रिलीज़ करती हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके मैंने अपना डेफ देखा, मैंने पिछले टॉपर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट थी कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है वो देखा, और उसको मैप करने का ट्राई किया कि जैसे मुझे रीडिंग मेरी हॉबी थी, तो रीडिंग से रिलेटेड पिछली बार क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे मैं रुड़की से आती हूँ, तो रुड़की में क्या क्या हुआ, अमरोहा में क्या चीज़ें पूछी गई, या कोई यूपी से आ रहा है, कोई वुमेन इश्यूज़ हैं, तो जो जो चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल है आप वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। और फिर 2 महीने प्रिपरेशन के लिए होते हैं। रोज़ बैठिए, सोचिए कि आपसे अगर वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपके क्या आंसर होंगे। देखिए बहुत चांस रहते हैं कि आपसे सेम क्वेश्चंस पूछे जाएं। जैसे यूपी है तो हमें पता है कि विमेन एम्पावरमेंट की प्रॉब्लम है, हमें पता है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने का काफ़ी एक स्कोप रहता है। और अगर रिपीट भी ना हो तो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होके वो आ ही जाता है कैसे ना कैसे। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। तो ये मेरी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी थी। आगे हम अगर किसी को कोई डाउट होगा तो सेशन में मैं आगे वो डाउट्स ले लूँगी। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करती हूँ। यूपीएससी में एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे पढ़ें। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इज़ द कोर ऑफ यूपीएससी, उनको स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो तो आपको करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप पढ़ते कैसे हैं। एनसीईआरटी छोटी छोटी किताबें होती हैं, पतली पतली, बहुत ही हर चीज़ बिल्कुल ब्रीफ, आई थिंक ब्रीफेस्ट फॉर्म में दी होती है। तो स्किप करने का कोई मतलब नहीं है। आप एनसीईआरटी लेके बैठिए, कंसेप्ट को पढ़िए, जो समझ में नहीं आ रहा है आप ऑनलाइन रेफर कीजिए, वीडियोस देखिए, जैसे भी करना है। तो एनसीईआरटीज तो आपको एंड टू एंड पढ़नी है और रिवाइज भी करनी है। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की। करंट अफेयर्स के लिए देखिए दो चीज़ें। पहली बात न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर जो है वो सारे मतलब पूरा अच्छे से तमीज़ से पढ़ना है, सारे दिन पढ़ना है, ऐसे नहीं कि कभी छोड़ दिया कभी पढ़ लिया। बी रेगुलर विद न्यूज़पेपर। और ये भी इसमें लिखा हुआ है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए। तो दो आते हैं, एक द हिंदू, एक इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, दोनों नहीं पढ़ने, कभी ये सोचे कि दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, कोई भी एक पढ़ना है। तो पहला स्टैंड हो गया न्यूज़पेपर डेली, ये आपको ओपिनियन बिल्डिंग में, आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा। उसके बाद दूसरा होता है आपका करंट अफेयर्स की मैगजीन। तो हर मंथ काफ़ी रेप्यूटेड जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो मंथली मैगजीन जो कंपाइलेशन होता है वो रिलीज़ करते हैं। बहुत से लोग न्यूज़पेपर से नोट्स भी बनाते हैं, अगर आपको वो चीज़ बेटर लगती है आप कर सकते हैं, बट टाइम का शॉर्टेज रहता है और काफ़ी कुछ पढ़ने को भी होता है। तो मुझे तो, मैं कभी नोट्स नहीं बना पाती थी, थोड़ा मैं लेज़ी भी हूँ, तो दैट आई एग्री। तो मैं तो करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन होता था वो पढ़ती थी रिवीजन के लिए, क्योंकि जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो आपको पता है चल क्या रहा है, लेकिन फैक्ट्स याद नहीं रहते, कई बार बैकग्राउंड याद नहीं रहता। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं मैगजीन्स रेफर किया करती थी। विजन आईएएस की मैंने रेफर की थी 12 महीने की मैगजीन। 12 महीने की ज़रूर करनी है, और अगर किसी के पास टाइम है तो वो 18 महीने की भी रेफर कर सकता है, दैट इज़ इवन बेटर। लेकिन 12 महीने तो नॉन नेगोशिएबल है, आपको करना ही करना है। और जब आप प्रीलिम्स के टाइम पे, उससे पहले जैसे अपनी बुक्स रिवाइज करते हैं, तो वैसे ही ये जो 12 महीने की मैगजीन्स होती हैं, इनको 12 किताबें समझ के साथ साथ रिवाइज करना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ के नहीं होगा, रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैगजीन्स कितनी इंपॉर्टेंट है और मैंने कौन सी मैगजीन्स को फॉलो किया। देखिए काफ़ी लोग योजना, कुरुक्षेत्र ये सब फॉलो करते हैं, मैंने कभी नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात ये कि आई डोंट थिंक अभी वो इतना रेलेवेंट रह भी गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को मैं जानती नहीं हूँ जिन्होंने फॉलो किया भी होगा। तो यूपीएससी इतना डायनेमिक है, सब चीज़ें बढ़ती बदलती जा रही हैं, तो ये मैगजीन्स आई डोंट थिंक अभी उतना वो होल्ड करती हैं। कुछ दो चार चीज़ें आ भी सकती हैं इनसे, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, इतना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उनको पढ़ने में, उतना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। मैंने डेली कितने घंटे पढ़ाई की। देखिए 8 घंटे तो आप मान के चलिए। मैं ट्राई करती थी कि मैं 10 घंटे बैठूं, तो उसमें से मैं 8 घंटे पढ़ पाती थी, क्योंकि आपको पता है आप थोड़ा फ़ोन चलाएंगे, थोड़ा घर वालों से बात करेंगे, थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे, तो 10 में से आप प्रोडक्टिवली 8 ही घंटे दे पाते हैं। बट 8 घंटे अपना टारगेट रखिए ही रखिए। और देखिए कभी कभार ऐसा होगा कि 6 ही घंटे पढ़ पा रहे हैं, तो मेरे साथ भी होता था, बट मैं ट्राई करती थी कि अगले दिन या उससे अगले दिन उसको कॉम्पनसेट कर लो, फिर मैं 10 घंटे पढूं। बेसिकली इसका तरीका ये है कि वीकली टारगेट्स बनाइए, क्योंकि डेली टारगेट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, बट वीकली टारगेट में थोड़ा सेट रहते हैं कि अच्छा मुझे पता है कल नहीं हुआ था तो मैं कल को कर सकता हूँ। तो वीकली टारगेट्स बना के चलिए, और कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो कंपनसेट साथ साथ करते रहिए। मैंने निबंध की तैयारी कैसे की।
एसए की देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है और मुझे ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी लगता है क्योंकि इसमें आप बहुत ही कम मेहनत से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे आपको पता है जीएस 1 फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, आपको सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको 250 नंबर का पेपर मिलेगा। उसमें से हमें 100 110 नंबर मिल जाते हैं बहुत से बहुत। एसए में क्या है, आपको कुछ 20-25 थीम्स तैयार करनी है क्योंकि आपको पता है एसए वहीं से आता है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, जुडिशरी है, ये सारी चीज़ें। और सिर्फ उन 25-30 या 20 से 30 के बीच में उससे थीम्स तो नहीं होंगी, आप उनको ही अच्छे से तैयार कर लें, 5-6 एसेज लिख लें तो आप 130-140 नंबर ला सकते हैं। तो एसए में बहुत ध्यान दीजिए। अब तैयारी कैसे करनी चाहिए। जो थीम्स की मैं बात कर रही हूँ, एक अनुदीप अनुदीप दूरी शेट्टी सर थे जो 2018 बैच के थे, आई एम नॉट श्योर बट जस्ट टाइप अनुदीप सर। उनका ब्लॉग है एक काफ़ी अच्छा, गूगल पे आपको खुल के आ जाएगा। और उसमें उन्होंने ये सारी जो टॉपिक्स है ना, जो थीम्स है, इनकी लिस्ट बनाई हुई है। तो उन लिस्ट को मैंने उठाया था, सब लोग वहीं से रेफर करते हैं। उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ऐसे लिखना कैसे है, जैसे आप उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। कई बार हम स्पेस थीम यूज़ करते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, इकोनॉमिकल, ऐसे एक्सटेंड करते हैं। कई बार हम ये थीम यूज़ करते हैं कि इंडिविजुअल के लेवल पे बता रहे हैं, फिर कंट्री के लेवल पे, फिर वर्ल्ड के लेवल पे, ऐसे करके। तो उन्होंने काफ़ी सारी थीम्स वहाँ बताई हुई हैं, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक ब्लॉग है उनका, वहाँ आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा चीज़ ये कि थीम्स कैसे प्रिपेयर करनी है। आपको ये देखिए कि आपको हर थीम पे कुछ डाटा होना चाहिए आपके पास। जैसे जुडिशरी का मैं एग्जांपल लूँ तो आपको पता होना चाहिए क्या वैकेंसी है, केस कितने पेंडिंग है, डिस्पोजल टाइम कितना है। कुछ आपके पास एग्जांपल्स होने चाहिए कि कहीं पे जुडिशरी बहुत अच्छी है तो कैसी है, इंडिया उससे क्या सीख सकता है। कुछ एग्जांपल इंडिया से होने चाहिए कि इंडिया में कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ बुरी हुई हैं। तो ऐसे करके ना आपके पास 2-2 3-3 पेज का फोल्डर मटेरियल हर टॉपिक का होना चाहिए। जब ऐसे आएगा तो आप उसको डिफरेंट डायमेंशन में एक्सपेंड करके अच्छे से लिख सकते हैं। अ, मैंने आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे की थी। आंसर राइटिंग का देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जिनका आंसर राइटिंग फ्लेयर काफ़ी अच्छा होता है, तो बचपन से वो लिखते आ रहे होते हैं, या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड होता है। तो मैं थोड़ा इन लोगों में से थी, मेरा आंसर राइटिंग का था, बचपन से मैं एसेज आर्टिकल्स लिखती थी। तो उन लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत कम पड़ती है। वो लोग प्रीलिम्स के बाद सिंपल टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो टाइम बाउंड मैनर में जब आप लिखते हैं तो आपका हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। वो लोग ये कर सकते हैं कि डेली दिन में, मतलब शाम को, सुबह का टाइम नहीं वेस्ट कीजिएगा। सुबह का टाइम कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने में लगाइए क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है, लेकिन शाम को 1 घंटा आप आंसर राइटिंग में दे सकते हैं। अगर आप 2-3 महीने तक भी रोज़ 1-1 घंटा आंसर राइटिंग में देंगे, 1 घंटे में आप 2 से 3 आंसर्स लिख सकते हैं, तो आई थिंक आपका काफ़ी अच्छा ग्रिप हो जाएगा। और एक बार जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि अपनी 8 या 12 टेस्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, उसमें आंसर लिखिए, एवेल्यूएट कराइए। जो फीडबैक मिलेगा उसको आप अपने अगले आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कीजिए। मैं तो ये भी करती थी कि जो टॉपर्स की कॉपीज़ होती थी उनको भी चेक करती थी। जैसे मैंने कोई टेस्ट दिया, मेरी जो शीट थी वो असेस होके आ गई है, मुझे पता है ये इंप्रूव करना है, बट मैं उस टेस्ट के टॉपर की कॉपी भी देखती थी कि उसने क्या अलग किया है। कोई अलग फ्लो चार्ट बनाया है, कोई डाटा डाला है, कोई प्रेजेंटेशन का अलग तरीका है, और उसको मैं रेड पेन से अपनी टेस्ट कॉपी में लिख लिया करती थी। तो इससे मुझे क्या हेल्प मिली कि एग्जाम से पहले मैं अपनी टेस्ट कॉपीज एक बार रिवाइज करके गई तो वो सब चीज़ें फ्रेश रही मेरे दिमाग में। वो तो 20% 10% जो नंबर एक्स्ट्रा बूस्ट हो सकते थे दूसरे लोगों से सीख के, रिवर्स इंजीनियरिंग आप इसे कह सकते हैं एक तरीके से, वो मैंने किया अपने आंसर राइटिंग में। मैंने टाइम टेबल कैसे बनाया। देखिए टाइम टेबल तो कुछ नहीं होता है। यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप तैयारी ही कर रहे हैं। आप सोचिए सुबह उठना है, पढ़ने बैठ जाना है और शाम तक पढ़ाई ही करनी है, तभी आप 8-10 घंटे निकाल पाएंगे। ये मत सोचिए कि पढ़ाई कैसे इंसर्ट कर रहे हैं, ये सोचिए कि पढ़ाई करनी है, बाकी चीज़ें बीच बीच में इंसर्ट करनी है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लगातार पढ़ाई कीजिए, आप 2-2 घंटे के स्लॉट्स बना सकते हैं। जैसे सुबह उठ के किया, फिर ब्रेकफास्ट के बाद, फिर लंच तक किया, फिर लंच के बाद टी तक किया, फिर डिनर तक किया, ऐसे चार 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 स्लॉट्स अगर आप बना लें। मैं भी ऐसे ही करती थी, बीच में खाने वाने के लिए जो ब्रेक होते थे थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया, चल फिर लिए, वो सब चीज़ें। तो ये है कि आप लगातार मत पढ़िए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना लंबा लंबा ब्रेक ले रहे हैं कि दोबारा पढ़ने बैठे की मोटिवेशन ही नहीं आ रही है, क्योंकि दिन भर पढ़ना ही है। अल्टीमेटली देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी। देखिए मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। उसके लिए मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स को रेफ़र किया था। कोचिंग नहीं ली थी मैंने पूरे किसी अटेम्प्ट में ही कोई कोचिंग नहीं ली, ना जीएस के लिए ना ऑप्शनल के लिए। उनके जो नोट्स होते हैं वो मार्केट में मिलते हैं, मैं वो ख़रीद लाई थी और मैं खुद से बैठ के उनको पढ़ा करती थी।
शुरू में नहीं समझ में आता क्योंकि मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, पॉलिटिकल साइंस तो मेरे लिए एकदम से नया-नया ही था। तो थोड़ा दिक्कत आई, लेकिन अगर आप रिपीटेडली पढ़ते रहेंगे तो सब चीज़ें मतलब वो सेंस बनाने लगती हैं। आपके पास दिमाग है, कैपेबिलिटी है, तो आई डोंट थिंक कोई इश्यू ऐसे आता है उसमें। और उसके बाद मैम की नोट्स थी, वो मैंने पढ़ाई की उनसे। तो वो मेरा प्राइमरी रिसोर्स था 80%। उसके बाद जब मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरे अटेम्प्ट में मेरे पास टाइम था कि मैं थोड़ा और कुछ कर पाऊँ। तो मैंने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र किया। मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये 2 बुक्स आती हैं एंड्रयू हेवुड की। काफ़ी लोग ओपी गोबा रेफ़र करते हैं, मैंने नहीं की थी बट मैंने सुना है कि वो भी अच्छी बुक है, तो वो कर रहे हैं, वो भी ठीक है। एंड्रयू हेवुड इज़ ऑल्सो गुड बुक, वो जो मैंने किया है।